अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहिद हुसैन। आज मेरे साथ मौजूद हैं उबैद भट्टी साहब जो कि लाहौर में इस वक़्त। और उबैद भट्टी साहब ने चूँकि कुछ दिन पहले एक शानदार इंटरव्यू किया था। लेटर मूड में बहुत अच्छे सवाल किए जो पाकिस्तानियों को समझ भी आए और उनके लिए भी शायद ब्रॉडशीट के जो सीईओ थे उनके लिए भी अनोखे सवाल थे। लेकिन बड़ी हँसी-खुशी और अच्छे सवाल निकाले और उनके जवाब भी लिए थे। उबैद भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक़्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेल भट्टी साहब एक जो है ब्रॉडशीट का इश्यू जिस तरह पनामा हाइलाइट हुआ था और उसके बाद जो लोग थे यानी कि जो उस वक़्त हुकूमत थी और उसके बाद जितनी भी बड़ी सियासी जमातें थी वो समझ रही थी कि कुछ नहीं होगा। उसके बाद पनामा जिस तरह अरूज पर गया, रोज़ाना की बुनियाद पर केसेज़ की समाअत होती थी। तो अब जो है वो जस्टिस अज़मत सईद जो कि सीनियर तरीन जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो रिटायर हुए उसके बाद उनकी सरबराही में अब कमेटी बना दी गई है। तो एक तो अपना जो इंटरव्यू था उसका तजुर्बा आपका कैसा रहा वो बताइएगा? दूसरा जो अज़मत सईद साहब की सरबराही में जो कमेटी बनाई गई है, इसका क्या नतीजा निकल सकता है? किस तरह के टीआरओ बनाए गए हैं? और उसके बाद अब चूँकि सियासत का महवर जिस तरह इस्लामाबाद है और ख़ासतौर पर अब तो ब्रॉडशीट का भी महवर बन चुका है। तो क्या कहते हैं इस हवाले से आप? पहली बात आपने एक्सपीरियंस के हवाले से पूछी तो ज़ाहिर है मेरी लाइफ का पहला एक इंटरव्यू था जो इंग्लिश में किया और वो भी उस बंदे से जो कि पाकिस्तान में नहीं रहता और उसको पाकिस्तान के कल्चर का नहीं पता, पाकिस्तान की लैंग्वेज के बारे में नहीं जानता। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। नर्वस था मैं थोड़ा, फर्स्ट टाइम ज़ाहिर है इंग्लिश कभी इस तरह से बोली भी नहीं किसी के साथ और वो भी फॉरेनर के साथ। तो थोड़ा हेजिटेट हुआ मैं स्टार्ट में, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता खैर चीज़ें बेहतर हो गई और मैंने जो सवाल सोचे थे उनके जवाब लेने में उनसे कामयाब रहा और काफ़ी सारी मज़ेदार चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, जैसे पाकिस्तानी सहाफ़ियों के हवाले से ख़ास तौर पे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो मुझे ये सुन के बड़ा मज़ेदार चीज़ लगी कि भई चलो पाकिस्तान से बाहर भी किसी को पता है कि कोई लिफाफा सहाफ़ी भी होते हैं, जिस तरह उन्होंने बताया कि क्रूक्स के पेरोल पे जिस तरह सहाफ़ी जो कुछ कर रहे हैं, चीज़ों को स्पिन कर रहे हैं और ख़ास तौर पे कावे मुसावी के इंटरव्यू के बाद से जो उनकी ज़ात पे कीचड़ उछाला जा रहा है, जो उनके हवाले से लोगों के माइंड के अंदर एक चीज़ पैदा की जा रही है कि ये बंदा 2 नंबर है। यहाँ पे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, बड़े-बड़े नामवर साहब यहाँ बहुत सारों को जानते हैं। उनकी दिन-रात कोशिश यही है, जैसे पनामा को उन्होंने साज़िश साबित किया था कि लोगों के ज़हन में ये चीज़ आए कि नहीं भी पनामा एक साज़िश थी, एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज़ शरीफ के खिलाफ जो है ना, ये साज़िश पूरी दुनिया के लेवल पे रचाई है। और इसी तरह अब ये साबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्रॉडशीट का सीईओ है, ये शायद किसी खुफिया एजेंसी का कोई कारंदा है। जैसे मैंने उनसे सवाल किया लाइटर नोट पे कि जी आप बताएं आप कभी सीआईए, मोसाद, रॉ या केजीबी किसी के साथ आपने सर्विस की हो? तो वो लाइटर मोड में कहा कि बड़ा रिडिकुलस क्वेश्चन है। तो फिर रिडिकुलस आंसर है कि हाँ 30-40 और भी इनके साथ मैं काम करता हूँ, बल्कि मैं सुबह नाश्ता उनके साथ करता हूँ। तो और इस तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने बताई। जस्टिस अजमत सईद के हवाले से उन्होंने कहा कि उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब जो एक्स जज है और वो जो पनामा केस का जो बेंच था उसमें रह चुका है, तो वो बंदा ज़ाहिर है इस कमेटी को हेड कर रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि पनामा केस के दौरान जो चीज़ें सामने आई थी, जो जेआईटी ने रिपोर्ट्स पेश की थी, वही वाली रिपोर्ट 2018 के अंदर जब ब्रॉडशीट को अवार्ड हुआ है, क्वांटम हुआ जो, जिसके तहत ये जुर्माना डिसाइड हुआ कि कितना होगा, तो उन्होंने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाली रिपोर्ट लंदन के जज के सामने रख दी कि जनाब ये देख लें कि ये एक और एविडेंस है जिससे हमारा मुकदमा मजबूत होता है कि पाकिस्तान के अंदर भी नवाज शरीफ के खिलाफ ये अब सब कुछ निकला है पनामा के बाद। तो इसके मुताबिक तो नवाज शरीफ जो है वो 820 मिलियन डॉलर के जायद के असासे रखते हैं। तो हम जब ढूंढने निकले थे, हमें रोक दिया गया क्योंकि इनकी आपस में जो सियासी थी वो डील हो गई थी, परवेज मुशर्रफ ने डील कर ली। तो फिर हमारा तो लॉस हो गया, तो फिर हमें इस हिसाब से दिया जाए। तो इस हवाले से उन्होंने तो उम्मीद जाहिर की है कि जैसे ही इंक्वायरी कमेटी काम करेगी और वो हर तरह से उसकी मदद करेंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं आएंगे क्योंकि वो सीधी बात वो कहते हैं भाई पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो करप्शन के मामले में विसल ब्लोअर का काम करते हैं। बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जो बंदा विसल ब्लोअर बनता है उसकी ज़ात को फिर खतरात लाक हो जाते हैं। उन्होंने कहा मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में जिस तरह की कंपेन मेरे खिलाफ चलाई जा रही है कि बजाय ये कि पाकिस्तानी मेरे शुक्रगुजार हों, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तानियों के हवाले से उनकी बार बार यही मतलब बेस्ट विशेष थी। पाकिस्तानियों के साथ बड़ा ज्यादती हुई है, इनके जो ग्रुप्स हैं इन्होंने जो जुल्म किया है, तो मैं ये चाहूँगा कि मैं पाकिस्तानियों की खिदमत करूँ, इनका लूटा हुआ पैसा इनको वापस दिलाऊँ और जस्टिस अजमत सईद की जो सरबराही में कमेटी काम करेगी उसके साथ अच्छे से काम करूँ। और दूसरा सवाल आपका था टी ओ आर्स के हवाले से, तो वो जो टी ओ आर्स मैंने वीडियो में भी बताए थे, उसके अंदर बड़ी बेहतरीन मेरे ख्याल से जो है ना वो 5 टीओआर जो हैं वो बड़े बेहतरीन है। नंबर 1 ये कि जो मुआहदा हुआ था वो किसने करवाया था, यानी इंट्रोड्यूस किसने करवाया था उन फर्म्स को, और उन फर्म्स का इंतखाब जो है वो किस क्राइटेरिया पे किया गया था, वो जो इंटरनेशनल एसेट रिकवरी और ब्रॉडशीट का जो था। फिर उसके बाद दूसरा ये है कि उसका ड्राफ्ट जो है वो किसने तय किया था, क्योंकि ज़ाहिर है ड्राफ्ट के अंदर बहुत सारी शिक्कें थी, वो किन लोगों ने तय की थी मिलके उनके साथ। तो पहला पॉइंट उसका वो। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि 2003 में जो मुआहदा खत्म हुआ अक्टूबर के अंदर, तो वो क्यों खत्म हुआ,
उसके पीछे वजूहात क्या थी, किन इश्यूज की वजह से जो सिचुएशन इस तरफ आई कि एक तरफा मुआहदा खत्म करने की बात हुई और फिर सडनली जो है उसको पाकिस्तान की तरफ से नैब ने उसको खत्म कर दिया। फिर उसके बाद 2008 के अंदर जो सेटलमेंट का मामला चला, तो सेटलमेंट करवाने के वाले लोग कौन थे, उसके पीछे क्या अप्रोच थी कि किस तरह सेटलमेंट की जाए, फिर उसका तरीकेकार क्या था, और क्या कानूनी पहलू जो थे वो मद्देनजर रखे गए या नहीं रखे गए, और किस तरह से कितने पैसे तब सेटलमेंट के लिए अदा किए गए। फिर उसके बाद 2016 के अंदर जो कुछ हुआ, जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आया, तो उस हवाले से तीसरा TOR ये कि वो चेक किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन जो हो रही थी कानूनी तौर पे आर्बिट्रेशन के लिए, वो जिस तरह होनी चाहिए थी वैसे हो रही थी, और उसके लिए गाइडेंस कहाँ से आ रही थी, क्या चीज़ें की जा रही थी, गवर्नमेंट उसमें कर क्या रही थी उस वक्त की। जाहिर है गवर्नमेंट 2016 में नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो वो इस हवाले से भी देखेंगे कि क्या हो रहा था, किस तरह से किया जा रहा था, नैब क्या कर रहा था, पाकिस्तान के बाकी इदारे क्या कर रहे थे, हाई कमीशन क्या कर रही थी, और जो लोग वहां पे पेश हुए वो क्या मैंडेट लेके जा रहे थे। और उसके बाद फिर ये जो अब अदायगी हुई है, तो फिर इस हवाले से भी उस TOR में देखा जाएगा कि अब अदायगी किस कानून के तहत हुई है और कितनी हुई है, क्यों हुई है। और उसके बाद ये जो पाकिस्तान के असासे पाकिस्तान से बाहर हैं, सिर्फ बरतानिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपके बरतानिया में असासे हैं, हाई कमीशन का अकाउंट है, वहाँ पे पैसा होता है, ज़ाहिर है आपने वहाँ पे वीज़े इशू करने होते हैं, उसके अलावा आपके पासपोर्ट्स का मामला होता है, फिर और इसके अलावा आपकी सरकारी बहुत सारी अमलाक होती हैं। फिर पाकिस्तान क्रिकेट के जो टीम है इनके असासे थे, इसके हवाले से खबर आएगी, तो इसके ऊपर भी ये कमेटी चेक करेगी कि इन असासों की सिक्योरिटी के हवाले से क्या मैकेनिज्म है। ऐसे तो दुनिया में कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ कितने केसेस चल रहे हैं ना आर्बिट्रेशन में, आपको पता है कारके का भी मामला है और उसके बाद रेकोडेक का है। तो कल को जो और कहा जा रहा है, जो अमेरिका के अंदर रोज वैलेट होटल है पाकिस्तान का, अब उसका कहा जा रहा है कि पता नहीं जी वो भी हथियार लेंगे। तो इसके हवाले से कमेटी चेक करेगी कि पता लगे ना पूरी दुनिया में पाकिस्तान के असासे हैं, इनकी सिक्योरिटी का क्या मैकेनिज्म है। कोई भी आएगा उसको कब्जा कर लेगा, ले जाएगा, कोई कानूनी हमारी तरफ से चीजें नहीं होंगी। तो मेरी नज़र में ये जो TOR डिसाइड हुए हैं बड़े बेहतरीन किस्म के हैं, और शायद यही वो वजह है जिस वजह से मुस्लिम लीग नून और फिर पीपल्स पार्टी जो है वो दोनों शोर मचा रहे हैं। जैसे पनामा आया तो नून लीग ने बड़ा शोर मचाया था, उन्हें पता था कि ये खुलेगा तो शैतान की आंत की तरह फैलेगा, और अल्टीमेटली सबसे बड़ा नाम उसमें नवाज शरीफ और उनके बच्चों का था, तो वही लोग फंसे क्योंकि वजीर आजम थे तीसरी दफा के, और उनके बच्चे भी, और जिस तरह उन्होंने 30 साल 40 साल इकतदार इंजॉय किया था। बाकी जो लोग होते हैं छोटे मोटे, वो उस लेवल की चीजें नहीं होती जो एक हुक्मरान भट्टी होता है वो साहब टॉप लेवल। भट्टी साहब देखें, एक तो ये है कि जिस तरह पनामा का फैसला हुआ और आपको पता है ताहयात नाअहल हो गए, जिस तरह शरीफ फैमिली के साथ हुआ। तो अब ये अगर इसका जो कमिटी ने TRO बनाए हैं, उसके बाद इसका अगर जो चीज़ें खुल के सामने आएँगी, तो ये किसके लिए नुकसानदेह ज़्यादा साबित हो सकता है? दूसरा आपको पता है कि मुहिम शुरू हो जाती है, जिस तरह पहले भी मुहिम शुरू हुई थी। अब सरबराह जो कि हालाँकि जैसे अज़मत सईद की हमने खुद हियरिंग सुनी हुई है, यहाँ कराची रजिस्ट्री में भी वो समाअत हम्म। करने के लिए आते थे। तो एक बड़े बहादुर और बेबाक सहाफ़ी वो जो है वो जज हैं, तो उनकी ज़ात के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। तो अब उनकी उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने आया हो, कुछ आपके ज़राए बताते हों कि अज़मत सईद साहब का मौक़िफ़ क्या है? और उसके बाद नुकसानदेह ये विराट चीट का मामला जो है किसके लिए ज़्यादा हो सकता है? पीपल्स पार्टी अच्छा, के लिए या नून लीग? जी जी, अजमत शहीद शेख साहब के हवाले से जो मेरे ज़राए हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि अजमत शहीद शेख साहब को ये सारी चीज़ें पता है, उनके इल्म में भी आया है कि पीपल्स पार्टी जो एतराज़ कर रही है और नून लीग जो एतराज़ कर रही है। उन्होंने कहा है कि मुझे ये मैंडेट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दिया है, उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया और मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। तो मैं ये जो माफिया जो कुछ कर रहा है या जो अपोजिशन जो कुछ कर रही है, माफिया का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँ, तो मैं इनके सामने मतलब डटा रहूँगा, मैं प्रेशर में नहीं आऊँगा। क्योंकि ये एक तरीक़ेकार होता है ना, आपको पता है हमारे यहाँ कि कोई भी जज जब लगाया जाता है तो उसमें सियासी जमात ये देखती है कि हमारा इसके साथ किस दौर में कैसा ताल्लुक रहा है। तो जैसे एक मजाक चल रहा है सोशल मीडिया पे कि शायद जस्टिस अजमत शहीद शेख की वीडियोस मौजूद नहीं है, तो जिस वजह से ये सब किया जा रहा है। अगर वीडियोस होती तो बड़ा खुशी खुशी कहते, जैसे अरशद मलिक के पास खुद केस लगवाए थे, क्योंकि उसकी जी, वीडियोस रखी हुई थी कि भाई जिसको कभी ना कभी कंट्रोल कर सकते हैं। तो पनामा बेंच जब बना था, तो आपको याद होगा कि तब भी एक दफा शुरू में तो इन्होंने कहा बड़ी खुशी से कि जी लो जी, नवाज शरीफ ने खुद कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनेगा। ये ऑन रिकॉर्ड बातें। जी, जी। बेंच बना, बेंच ने जब समाअत शुरू की, 2 जजों ने नायल किया, 3 ने कहा कि इस पे मजीद इन्वेस्टिगेशन हो, तो इन्होंने बड़े बड़े रसगुल्ले खाए। और जी, उसमें जस्टिस अजमत सईद शेख वो जज थे जिन्होंने कहा था कि मजीद इन्वेस्टिगेशन हो, तो तब ये इनके पसंदीदा जज थे। लेकिन उसके बाद जब दोबारा JIT के बाद हेयरिंग्स हुई, तो उन्होंने जो रिमार्क्स दिए, जब इनका कतरी खत पकड़ लिया, इनका कैलिबरी फोन पकड़ लिया, दीगर इनके फ्रॉड पकड़े, उस दिन से बुरे लगना शुरू हो गए। तो फिर उसकी सिंपल रीजन यही है कि जो जज इनके हक में होगा, या जो भी तफ्तीशी अफसर, आप आम थानेदार ही ले लें, जो इनके हक में होगा तो वो तो बहुत अच्छा है।
और जिससे इनको लगेगा कि ये बिकेगा नहीं, झुकेगा नहीं या डरेगा नहीं, इसी को वीडियो भी हमारे पास नहीं है, तो फिर जाहिर है उसकी किरदार कुशी तो करेंगे। और ये कितना बूढ़ा किस्म का इन्होंने एक दलील पेश की कि नवाज शरीफ को पहले भी ये केस सुन चुके हैं, सजा दे चुके हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इलाके का जो थानेदार है वो एक ही दफा सिर्फ एक मुजरिम को पकड़ सकता है, दूसरी दफा वो जुर्म करेगा, चोरी करेगा तो नया थानेदार लेके आए कि जनाब इसने नहीं पकड़ी भी पहले, तो अब यह आके करे। बड़ी फजूल किस्म की इनकी दलील है। बल्कि मैं समझता हूँ कि जस्टिस अजमत सईद शेख की जो तैनाती है वो बड़ी बेस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान के टॉप 2-3 जजेस जो कारपोरेट सेक्टर के हवाले से जिनको पता है ना चीजें का, जैसे पनामा के अंदर कारपोरेट की चीजें थी, तो जस्टिस अजमत सईद का नाम उनके अंदर आता है, इनको इन चीजों का अंदाजा है। फिर दूसरी चीज ये कि वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब थे, ये दूसरा उनका एतराज भी है कि ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे। तो डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे, मुआहदा उन्होंने तो नहीं किया था, ना उन्होंने कोई शिक लिखी थी, ना कुछ इस तरह से किया था। तो वो अच्छी चीज है कि उनको इनका ज्यादा पता होगा ना कि ब्रॉडशीट का किस्सा कैसे चलता रहा उस दौर के अंदर 2001 में। तो इस वजह से भी उनका को रिलेशन बनता है, तो बड़ी अच्छी चीज है। फिर पनामा का, फिर उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो नून लीग को परेशान कर रही है खास तौर पे, वो ये है कि जस्टिस अजमत सईद शेख वो जज हैं जिन्होंने पनामा बेंच की हेयरिंग के दौरान वॉल्यूम 10 पढ़ा था, जिसके हवाले से दरखास्त की गई थी जेआईटी की तरफ से भी कि जनाब इसको पब्लिक ना करें। यानी उसके अंदर जी कुछ ऐसा न्यूक्लियर किस्म का मवाद है कि अगर वो निकलता है या फटता है तो इनकी तो सारी सियासत और सब कुछ खत्म है। और फिर जिस जज ने वो पढ़ी हुई है, वो इनके जो ख्वाजा हारिस थे, इनको जब पढ़ाई गई थी उन्होंने कहा था जरा पढ़ें, तो ख्वाजा हारिस ने चुप करके पढ़ के वापस कहा था सरकार ये रख लें। तो इसका मतलब कुछ तो है उसके अंदर, और इस जज ने वो पढ़ी हुई है। तो अब इन चीजों को आप डॉट मिला के जोड़ें कि किस तरह से वो बंदा जिसको सारा बैकग्राउंड भी पता है, ब्रॉडशीट वाला भी, डिप्टी प्रोसिक्यूटर होने की वजह से, फिर पनामा में उसने जो कुछ इनका गन देखा, जो कुछ इनके मामलात थे, फिर ऊपर से ये ब्रॉडशीट अब पनामा 2 बन गया कि इसके अंदर भी शैतान की आंत की तरह चीजें फैल रही हैं। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ है। $21 मिलियन तो पाकिस्तान ने जुर्माना जो दिया है वो नवाज शरीफ की जायदादों पर दिया है, कि ना तो जायदादें ली इनकी, ना पैसा रिकवर किया, उल्टा जुर्माना भी दे दिया आपने $21 मिलियन। तो इस वजह से नून लीग को बड़ी टेंशन है कि जी ये बंदा जो है ना, ये हमारे लिए सियासी मौत अब फाइनल। क्योंकि पहले इनको इनके जो लिफाफा दो साफी हैं या दूसरे जो हजरात हैं वो बचाते रहे इनसे, ये अब तक चलती आ रही है जमात इनकी। लेकिन अब आगे चीजें मजीद खतरनाक हो रही हैं। और जो पीपल्स पार्टी की बात आपने की कि वो क्यों परेशान है, तो उसकी वजह ये है कि एनआरओ पीपल्स पार्टी ने भी लिया, जो जी इंटरनेशनल एसेट रिकवरी दूसरी कंपनी थी ब्रॉडशीट के साथ, और वो भी इसी कावे मुसावी की सी। इन्होंने जो सेटलमेंट की 2008 में, तो आपको पता 2008 में प्रेसिडेंट कौन था, और ब्रॉडशीट के बस फैसले के अंदर लिखा हुआ है कि जब सेटलमेंट की कोशिश की गई ब्रॉडशीट के साथ 2008 के अंदर, तो कोई बंदा सामने नहीं आया कि किसकी तरफ से सेटलमेंट हो रही है। लेकिन उस वक्त अपरेंटली यही लग रहा था और कहा यह गया कि ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मंजूर शुदा है। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन था? आसिफ अली जरदारी। फिर वो जो जी जी इन्होंने गेम करने की कोशिश की कि ब्रॉडशीट का जो पहला बंदा था वो जेम्स, मिस्टर जेम्स जो था, उसको $15 लाख एक तरह से अंडर द टेबल दिए कि हमारे साथ मामला सेटल करो और ये काम यहीं पे ठप करो, और उसने ले लिए। लेकिन वो तो अदालत में चला गया मामला, उन्होंने कहा जनाब इस तरह तो चीजें नहीं होती जैसे आप कर रहे हैं, कंपनी ऑलरेडी लिक्विडेशन में है। तो फिर वो $15 लाख का केस भी इन पे पड़ता है। फिर आईएआर की बिल्कुल जो सेटलमेंट की $2.2 मिलियन पे, आसिफ अली जरदारी के केसेस छोड़ दो, हालांकि उन्होंने सारे माल पकड़ लिया था, स्विस अकाउंट पकड़ लिए थे, फ्रीज करवा दिए थे, बेनजीर का नेकलेस पकड़ लिया था। फिर सब मेरीन का जो केस था ऑगस्टा आबदोज वाला, जिसमें 3 लोग जिनका नाम मीडिया पे चल रहा है, जो वो जो एडमिरल मंसूरुल हक हो गए, आमिर लोधी हो गए, मलिया लोधी के भाई, फिर उसके बाद एक जमील अंसारी शख्स है। तो इन लोगों के साथ सबसे बड़ा किरदार आसिफ अली जरदारी थे। फिर इन्होंने जो उस दौरान कोशिश की लिक्विडेशन में, जब कंपनी 2009 में चली गई तो 2013 तक तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, इन्होंने क्या किया? उसकी वजह यह है कि इन दोनों को डर है कि अब हर चीज खुल के सामने आएगी, और लेके आने वाला कौन होगा? अजमत सईद शेख। ऊपर कौन बैठा है? इमरान खान। तो फिर अब तो चीजें कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, तो मामला खराब है। तो मेरा ख्याल है फिर आपको ये चीजें समझ आ जानी चाहिए कि ये टेंशन इस वक्त क्यों क्रिएट हो रही है, क्यों कीचड़ उछाला जा रहा है अजमत सईद शेख पे और साथ ही साथ कावे मुसावी पे, कि भाई इन दोनों को गंदा करोगे। जैसे कहते हैं ना कि जब आप किसी का काम खराब ना कर सके तो उसका नाम खराब कर दो। तो बेसिकली ये काम बिल्कुल वो हो रहा है कि नाम खराब करो, ताकि कल को लोग कहेंगे ये तो बंदा ही ऐसा था। हमारे मुल्क में तो होता भी है ना कि मैं कह दूं कि जनाब शाहिद हुसैन जो है ना बड़ा बुरा बंदा है, तो 2 4 8 10 लोग जो सुनेंगे ना वो बगैर तस्दीक यार बंदे को कहेंगे शाहिद हुसैन बहुत बुरा है, शाहिद हुसैन बहुत बुरा जी है। तो जी फिर शाहिद हुसैन की बात पे कौन यकीन करेगा, चाहे वो जितनी मर्जी अच्छी रिपोर्टिंग कर ले। तो यही मामला जस्टिस अजमत के साथ खेला जा रहा है और ब्रॉडशीट के सीईओ के साथ खेला जा रहा है। वेल भट्टी साहब आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छी खासी मालूमात आपसे हमने ली हैं और इंशाल्लाह आप मजीद भी हमें इस तरह टाइम देते रहेंगे। फिर किसी और मौजू के साथ आपसे गुफ्तगू होगी, अपने दोस्तों से गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।